हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी एग्रीकल्चर से आपको डेटा पूछा जा सकता है। जो मेरा अनुभव है, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस आपका नहीं जाएगा। प्रॉपरली इस वीडियो को देखिएगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एफसीआई के बारे में, फूड स्टोरेज कितना होता है, फूड का टारगेट कितना लिया हुआ है, राइट। और इसके साथ में एमएसपी, कितनी कमोडिटी में एमएसपी है, एमएसपी कौन देता है, किस पीरियड में, किस पीरियड के लिए एमएसपी डिसाइड होता है, एग्रीकल्चर का सेंसस जो कितने साल में होता है, कितनी होल्डिंग है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो मैंने फ़ोटो लगाया है, ये फ़ोटो कहीं से उठाया नहीं गया, बल्कि ओरिजिनल फ़ोटो क्लिक किया गया ऑस्ट्रेलिया से, तो वहाँ से ये फ़ोटो मैंने यूज़ किया है। तो डियर स्टूडेंट, एक बात देखिए आप कि इसमें आप देखें कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, जो भी बोया गया है उसमें स्ट्रेट है, और ये सीधा स्ट्रेट पानी जाता है, खेत में लगता है। मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ कि डियर स्टूडेंट, प्रोडक्टिविटी पे बात करना चाहता हूँ कि जैसे ही प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, कॉस्ट कम होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और प्राइस अगर डाउन जाता है, फिर भी टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। आपने इलास्टिसिटी के पढ़ा होगा रेवेन्यू मेथड से, राइट, कि प्राइस और एक्सपेंडिचर का अपोजिट रिलेशनशिप होता है जब डिमांड आपकी इलास्टिक होती है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो 1950 में एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर रहा, वहाँ पर लगभग आपका 75% जीडीपी के अंदर जो रुपया आता था वो एग्रीकल्चर से आता था, और 80% पब्लिक उसमें काम करती थी। 1990 आते आते आपका 38% इनकम आने लग गई, लेकिन 65% लोग काम करते रहे। इसका मीनिंग क्या होता है कि कम जो इनकम पैदा हो रही है, यानी कि पहले तो 75 रुपये पैदा कर रहे थे 80 लोग, और 1990 के अंदर 35 रुपये पैदा कर रहे हैं सिर्फ आपके 65 लोग। इसका मीनिंग आपके प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा गिर गया, लेकिन लोग उसी के अंदर ही लगे रहे। तो वाजिब सी बात है कि गरीबी तो पैदा होनी है। एक्चुअल में उसके पीछे पॉलिसी एग्रीकल्चर का इशू नहीं है। एक्चुअल में प्रॉब्लम्स जो है वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में प्रॉपरली साथ में रिफॉर्म नहीं हुआ है। क्योंकि आपने नेट के क्वेश्चनों में पढ़े होंगे कि एक इंडस्ट्री सेक्टर है, उसमें जो जॉब को एब्जॉर्ब करने की इलास्टिसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की डिमांड इलास्टिक होती है। इसलिए तो हमारी कंट्री में प्रॉपरली जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे काम नहीं हुआ है। उसी को माइंड में रख के हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो बनाया गया था, लेकिन खैर कुछ हालात ऐसे रहे तो नहीं कर पाए। लेकिन अब जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो समय की भी डिमांड है, क्योंकि 1950 में तो इंडिया सहन कर सकता था, क्योंकि दुनिया में इतना कुछ नहीं था। लेकिन आज के कंपैरिजन में देखें तो दुनिया कहाँ चली गई है, तो हम पीछे नहीं रह सकते हैं। हमारी यंग जनरेशन इतने टाइम तक वेट नहीं कर सकती है। इसलिए आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर की पॉलिसी आई है, और मैंने पहले भी वीडियो डाले हैं कि जो मार्केट्स रिफॉर्म एग्रीकल्चर में हुए हैं वो बहुत ज़रूरी है, और उससे देखिएगा किसानों की लाइफ भी बदल जाएगी, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फूड सिक्योरिटी के ऊपर, मिनिमम स्पॉट प्राइस के ऊपर, और एफसीआई के ऊपर, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी, तो पहले हम फूड सिक्योरिटी का मीनिंग समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, फूड सिक्योरिटी का मीनिंग है फूड अवेलेबल हो देश के अंदर, फिर एक्सेसिबल हो यानी हर किसी की फिजिकल पहुंच में हो, और तीसरा अफोर्डेबल यानी कि उसके परचेजिंग पावर की भी पहुंच में हो। तो 3 चीज़ें फूड सिक्योरिटी के अंदर आती है। आपको ध्यान रखना होगा कि पहले तो देश में पैदा हो, राइट, दूसरा फिजिकल आम आदमी के पहुंच में हो, और तीसरा अफोर्डेबल हो। तो आपने देखा होगा कि हमने पैदा करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन पे एम्फेसिस दिया, फिर अफोर्डेबल एक्सेसिबल हो उसके लिए हमने राशन शॉप्स खोली, फिर अफोर्डेबल हो उसके लिए हमने इशू प्राइस यानी जो राशन शॉप के ऊपर जो सस्ते रेट पे जो आपको फूड मिलता है उसको हमने इशू प्राइस बोलते हैं। वहाँ पर तो तीनों चीज़ें हुई है। पहले देश में पैदा हुआ फूड, फिर उसके बाद में आपका जो है वो फिजिकल पहुंच में गांव-गांव में राशन शॉप्स खोली गई गवर्नमेंट ने, फिर उसको सस्ते प्रोवाइड करवाया गया। तो ये तीनों कंसेप्ट मिल के बनता है फूड सिक्योरिटी, राइट। तो हम अवेलेबिलिटी पर जब पढ़ेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन और एमएसपी की डिस्कस करेंगे, एक्सेसिबिलिटी पे पढ़ेंगे तो पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी बात करेंगे, और अफोर्डेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशंस की बात करते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1967 और 68 में वीट और राइस के ऊपर। नेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जो रेवोल्यूशन है वो कब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में हमने सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी जो 2000 के अंदर आई थी, उसमें न्यू
हमने ग्रीन रेवोल्यूशंस उसको बोला, क्योंकि हमने लगने लगा कि देखिए सिर्फ राइस और वीट से काम नहीं चलना है इकोनॉमी के अंदर जब तक हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते। आपने 1929 के रिसेशन में पढ़ा है डियर स्टूडेंट कि अगर डाइवर्सिफिकेशन चीज़ों में नहीं होती है तो डिमांड सस्टेन नहीं रहती है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी मार्केट पे जाती है तो मार्केट पे जाने के बाद सप्लाई साइड प्रॉब्लम नहीं रहती है, मार्केट पे जाने के बाद डिमांड साइड की प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि लोग डिमांड कम करते हैं। तो डिमांड को मेंटेन करने के लिए आपकी इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। सेम प्रोडक्ट के यूज़ सेम है लेकिन उसके डिफरेंट आपको लुक चेंज हो गया तो उसको हम मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन है प्रोडक्ट का ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने डाइवर्सिफिकेशन पे एम्फेसिस दिया, राइट। तो उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप की रेगुलेशंस सेट किया। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि देखिए ब्लैक रेगुलेशंस पेट्रोलियम को बोला गया, ब्लू रेगुलेशन फिश को बोला गया, ब्राउन रेगुलेशन लेदर को बोला गया। तो यहाँ से आप ये पढ़ लीजिएगा। रेनबो रेगुलेशंस, इन सब को अगर इंटीग्रेट कर दें तो उनको रेनबो रेगुलेशंस बोला गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें एमएसपी के बारे में तो डियर स्टूडेंट मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जब हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर 4 टारगेट लिए गए थे कि इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाना है। तो फर्स्ट तो ग्रोथ का टारगेट था, सेकंड हमारा सेल्फ रिलायंस का था, क्योंकि हम बहुत सारा जो फूड है वो बाहर से लाते थे, APL 480 के अकॉर्डिंग US से लेते थे। दूसरा हमारा तीसरा जो हमारा टारगेट था वो हमारा जो टारगेट था वो इक्विटी का था कि हम इक्वालिटी के साथ में ग्रोथ करें, राइट। चौथा हमारा मॉडर्नाइजेशन के ऊपर एम्फेसिस था। तो इक्वालिटी में करने के लिए दो इश्यूज रहे कि एक तो अगर हमें फूड को कंट्री में पैदा करना है, सेल्फ रिलायंस करना है तो किसानों को इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। तो इन किसानों को इंसेंटिव देने के लिए मिनिमम स्पॉट प्राइस स्टार्ट किया गया ताकि किसानों और कॉस्ट के ऊपर उनको सब्सिडी दी गई फर्टिलाइज़र, और वो मैं पहले वाले वीडियो में डिस्कस आपसे कर चुका हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट उसी की कंसर्न में ये MSP से स्टार्ट हुआ था। तो MSP जो है उसको रिकमेंड करता है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इस्टेब्लिश 1965 के अंदर, राइट। जो सबसे पहले MSP जो अनाउंस किया गया था, रिकमेंड किया गया था, उसके लिए हमने एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इस्टेब्लिश किया था 1965 में, लेकिन उसका नाम चेंज करके 1985 में हमने कर दिया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, राइट। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये रिकमेंड करता है और अनाउंस जो करता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, वो उसको अनाउंस कर देता है। और ये जो एग्रीकल्चर का ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। तो जो भी MSP होता है वो 1 जुलाई से पहले अनाउंस किया जाता है ताकि एग्रीकल्चर का नेक्स्ट जो ईयर है उसके अंदर जो किसानों को बेसिकली एक इंसेंटिव मिल सके कि कौन सा बोना है, जो गवर्नमेंट ज़्यादा प्रोक्यूर करना चाहती है या इकोनॉमी में चीज़ों को अवेलेबल करवाना चाहती है उसके लिए जो है वो पहले ही MSP दे दिया जाता है 1 जुलाई से। तो ये आपको ध्यान में करना है, राइट। तो ये यहाँ पर मेंशन किया है कि MSP जो है वो अनाउंस किया जाता है एग्रीकल्चर ईयर के स्टार्ट होने से पहले ताकि फार्मर को इंसेंटिव मिल सके, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि 2021-22 में कितनी कमोडिटी के ऊपर MSP है तो डियर स्टूडेंट ये 23 कमोडिटी पर MSP है। आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। एक एक डेटा के ऊपर मैं पूरा एम्फेसिस दे करके आपको डेटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं गूगल से उठा लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, गूगल पे कुछ भी लिखा जा सकता है। जो भी मैं आपको डेटा दे रहा हूँ वो ऑथेंटिक डेटा है। तो 23 कमोडिटी के ऊपर MSP है, राइट। और ये MSP यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे तो आपको ऐसे लगेगा, लेकिन जैसे देखिए पेडी 2 हो गई तो उसको एक ही कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, नेट में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो देखिए पेडी के दो पार्ट है पेडी का ग्रेड, एक तो कॉमन एक मल्टीपल स्टेपल, राइट। सॉरी, एक तो पेडी का ग्रेड 1 और एक कॉमन। दूसरा कॉटन के 2 है, मीडियम स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल। कोपरा का 2 है, राइट। ज्वार के हाइब्रिड और ये मलनाडी ये 2 है, ठीक है। सोयाबीन के ब्लैक एंड येलो ये 2 है। तो ये भी आप ध्यान कीजिएगा बच्चे, एक बार नेट में क्वेश्चन पूछा है कि पेडी के कौन सा पे हाई दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिएगा कि पेडी कॉमन जो है वो इतना है और पेडी A ग्रेड है उसके ऊपर इतना है, यानी पेडी A ग्रेड के ऊपर ज़्यादा दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान करना है कि कितने के 2 पार्ट हैं, यानी ये जो 4 फसल हैं उनके ऊपर उनके 2 पार्ट ठीक है। ये कमोडिटी हो गया। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये हमारा बात हुई
अवेलेबिलिटी के ऊपर। अब हम बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, यानी कि पहुंच में है। तो उसके लिए हमने 1970s के अंदर राशन शॉप खोली। तो हमने उसके बाद में हमने टारगेट किया गरीब लोगों को, लेकिन उसके बाद में हमने इस पीडीएस सिस्टम का नाम बदल के कर दिया रीमैप्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 के अंदर, क्योंकि वो जो पहले था उसमें सभी लोगों को कवरेज किया गया था पीडीएस सिस्टम के अंदर कि सभी को सस्ता मिलेगा। लेकिन 1992 के अंदर हमने सिर्फ ज़रूरतमंद थी उन्हीं को दिया गया। उसके बाद में हमने इसको चेंज करके लिखा टीपीडीएस सिस्टम, यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जस्ट फोकस किया गया पुअर लोगों के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सिर्फ पुअर लोगों के ऊपर 97 के अंदर। उस 97 के साथ साथ 2000 के अंदर हमने 2 योजना चलाई, अंत्योदय अन्न योजना जो हमारा पूरेस्ट ऑफ पुअर, गरीब से गरीब लोगों के लिए, और अन्नपूर्णा योजना सीनियर सिटीजन के लिए, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये जब 2 स्कीम्स चल रही थी तो इस स्कीम में लगभग 2012 की बात मैं कर रहा हूँ, लगभग 90,000 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा था। तो 2013 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आई जिसके अंदर रूरल एरिया में 75% और अर्बन एरिया में 50% पब्लिक को जो बेसिकली है वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर राइस 3 रुपये, वीट 2 रुपये और मोटा अनाज जो है वो 1 रुपये प्रोवाइड करवाया जाएगा, राइट। तो उसके अंदर लगभग आपका 1,35,000 करोड़ रुपए खर्चा आया, 45,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इकोनॉमी में इंजेक्ट हुआ। उसकी वजह से आपने देखा होगा इन्फ्लेशंस बहुत हाई हो गई, ठीक है। कॉस्ट साइड प्रॉब्लम थी क्योंकि वहाँ पर बेसिकली ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे, लेकिन डिमांड साइड भी प्रॉब्लम्स रही कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई थी, क्योंकि फूड सिक्योरिटी में पहले आप 90,000 करोड़ का सब्सिडी दे रहे थे, बाद में आपने 1,35,000 करोड़ सब्सिडी डाल दिया। तो वाजिब सी बात है, इन्फ्लेशंस तो आना ही है। तो उसको टैकल करने के लिए फिर जनधन अकाउंट खोले गए कि ताकि जो भी अकाउंट में आए वो रुपए वापस डिपॉजिट हो जाए, और 45,000 करोड़ रुपए जो डिपॉजिट हो गए। तो इन्फ्लेशन 2015-16 में आप देख रहे हो ठीक हो गई। एक रीज़न ये भी रहा, उसी के साथ में जो ऑयल प्राइसेस है वो भी डाउन हो गया, जो मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रही थी उसको लेकर के, ठीक है। तो हमारा आज इम्फेसिस इसी के ऊपर है, राइट। तो ये हमने बात किया अभी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का। अगर हम बात करें कि उसको स्टोरेज कैसे करता है, तो देखिए फूड, अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन से बात हो रही थी, इंडिया के अंदर नॉर्मन बोलो का सीड्स आ गया था, वेस्ट के अंदर रेवोल्यूशंस हो गए थे, तो इंडिया ने भी जब ये लाने के बारे में सोचा तो यहाँ पर भी अपनी कंट्री में भी इस पे ध्यान दिया गया कि अगर देखिए हमें अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश करना है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो स्टोरेज कैपेसिटी भी चाहिए। दूसरा, उसके लिए प्लेन जगह चाहिए, उसके लिए वो वेदर जो है वो मॉनसून पे डिपेंड नहीं है, उसको रेगुलेटेड वाटर चाहिए, और फर्टिलाइज़र और सीड ये चाहिए उनको, पेस्टिसाइड्स। तो हमारा वो जो एरिया है वो डिसाइड किया गया कि ये जो नॉर्थ इंडिया का एरिया है, पंजाब का और यूपी का, जिसमें हरियाणा भी अभी साथ आता है, तो ये एरिया के अंदर सबसे बारिश का इतना इफेक्ट नहीं होता, मॉनसून जो है वो स्टेबल सा रहता है, और इसके अंदर प्लेन एरिया है, यहाँ पर रेगुलेटेड यानी नहरें बनाई जा सकती है। और दूसरा, इसमें कुछ लोगों को जब एंशियंट इंडिया से हम देखें तो खेती करने का भी तरीका यहाँ पर है, क्योंकि बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पर लोगों को खेती करना आता था, तो यहाँ एक ट्रेडिशंस भी रहा है कि लोग खेती करना जानते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है वो ये एरिया चूज़ किया, और स्वामीनाथन को इसके बारे में काम सौंपा गया। तो उस जैसे आदमी ने इस देश में जो हंगर है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया और मॉडल सक्सेस हुआ। तो हमें उन जैसे लोगों का भी रिस्पेक्ट डियर स्टूडेंट करना चाहिए। तो देखिए एफसीआई का जो कंसेप्ट है वो 1964 में लॉन्च हुआ है, क्योंकि 65-66 में हम ग्रीन रेवोल्यूशंस लेके आ रहे हैं, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टोरेज के लिए बनाया गया, राइट। तो अगर हम बात करें कि फूड स्टोरेज के नॉर्म्स क्या क्या है, तो 1 अप्रैल को 160 मिलियन टन हमारा फूड राइस और वीट होना चाहिए, 1 जुलाई को इतना होना चाहिए, 1 अक्टूबर को इतना होना चाहिए, और 1 जनवरी को इतना स्टोरेज होना चाहिए सिक्योरिटी को देख करके देश में। अगर हम कैपेसिटी देखें एफसीआई का कितना है, तो एफसीआई का इतना लाख मिलियन टन कैपेसिटी है स्टोरेज कैपेसिटी। अदर एजेंसीज देखें तो ये हैं, टोटल मिला करके कंट्री के अंदर जो फूड स्टोरेज करने की कैपेसिटी है वो लगभग 860 लाख मिलियन टन जो कैपेसिटी है, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर अब हम बात करें
एग्रीकल्चर के सेंसस के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, हर 5 साल में एग्रीकल्चर का सेंसस होता है। पहला 1971 में हुआ, उसके बाद में अब 10th हुआ है 2015 और 16 में, और 11th के लिए गवर्नमेंट ने कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल जो है वो दे दिया है। तो देखिए 10th का अगर हम डेटा देखें तो नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग, यानी कि जो होल्डिंग है पब्लिक के पास में वो बड़ी है। कितनी हो गई है? वो 14.6 करोड़ लोगों के नाम हो गई है। ठीक है। मार्जिनल होल्डिंग देखें तो 68% है। स्मॉल होल्डिंग देखें तो वो आपका इतना है। मीडियम होल्डिंग देखें इतना है। सेमी मीडियम और मीडियम देखें तो इतना है। लार्ज होल्डिंग इतना बचा हुआ है। ठीक है। एवरेज ऑपरेटेड एरिया वो यहाँ से घट करके आपका इतना हो गया, ये भी ध्यान कर लीजिएगा। और जो फीमेल के नाम टोटल जो होल्डिंग है वो 14 करोड़ के अंदर इतनी होल्डिंग फीमेल के नाम है, ये भी आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है। अब दो कंसेप्ट बार बार आते हैं डियर स्टूडेंट। एक आपने सुना होगा फूड ग्रेन, दूसरा सुना होगा नॉन फूड ग्रेन। तो फूड ग्रेन होता क्या है भाई, आज हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए फूड ग्रेन के अंदर सीरियल, को सीरियल और पल्सेस, ये 3 चीज़ फूड ग्रेन में आते हैं। तो अब बात कहोगे जी सीरियल में क्या आता है, ये नेट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया बच्चे, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फूड ग्रेन में क्या क्या आता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सीरियल, कोसीरियल और पल्सेस। सीरियल में क्या क्या आता है देखिएगा, यहाँ पर राइस और व्हीट सीरियल में आएगा। ठीक है। और कोसीरियल में क्या क्या आएगा, मक्का, जवार, बाजरा, रागी और जौ। पल्सेस के अंदर ये आएगा। तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा, इन सब को मिला देते हैं तो ये बन जाएगा फूड ग्रेन, राइट। तो जब भी आपको सीरियल का बात करेंगे तो व्हीट और राइस, को सीरियल का बात करेंगे तो ये सब, राइट। नॉन फूड ग्रेन में ऑयल, फाइबर, प्लांटेशन क्रॉप, शुगर, पोटैटो, तंबाकू, ये सब किस में आ जाएंगे, नॉन फूड ग्रेन में। दोबारा से ध्यान देने वाली बात ये, फूड ग्रेन में क्या क्या आता है, फूड ग्रेन में सीरियल जो है उसमें क्या क्या आता है, तो राइस और व्हीट, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब अगर हम देखें कि फूड ग्रेन का हमारा टारगेट क्या है, तो डियर स्टूडेंट 19-20 में हमारा टारगेट था इतना मिलियन टन, अचीव हुआ इतना मिलियन टन, टारगेट से ज़्यादा अचीव हुआ। फूड ग्रेन बोल रहा हूँ मैं, फूड ग्रेन में आता है क्या है, ये वाला, ठीक है ना, ये ध्यान कर लेना डियर स्टूडेंट। फिर हमारा 20-21 में जो टारगेट था वो इतना था, अचीव हुआ उतना। अब की बार जो हमारा टारगेट है वो 307 मिलियन टन का है, ये ध्यान में रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो राइस का इस देश में कितना प्रोडक्शन होता है, राइस का जो प्रोडक्शन, अब मैंने आपको बात कही देखिएगा, टोटल फूड ग्रेन पैदा कितना हुआ, 305 मिलियन टन जो है वो फूड ग्रेन पैदा हुआ, किस में, 2020-21 में। 305 के अंदर फूड ग्रेन में राइस आता है, तो राइस जो है वो सबसे ज़्यादा पैदा होता है, राइट। उसके बाद में व्हीट पैदा होता है इतना मिलियन टन, यानी ये मैं कहूँ कि 305 मिलियन टन अगर फूड ग्रेन पैदा होता है तो उसमें लगभग 118 मिलियन टन जो है वो राइस पैदा होता है, और 7 मिलियन के टन लगभग व्हीट पैदा होता है, और पल्सेस जो है वो लगभग 23 मिलियन टन पैदा होती है, और जिसको मोटा अनाज जो बोलते हैं वो लगभग आपका 47 मिलियन टन पैदा होता है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, राइट। अब अगर हम बात करें कि राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, तो डियर स्टूडेंट राइस सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल में पैदा होता है, 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे देखें तो उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पे देखें तो पंजाब में पैदा होता है। व्हीट फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश, और थर्ड नंबर पे पंजाब। ये लेटेस्ट डेटा है, राइट। पल्सेस अगर देखें तो राजस्थान में अब की बार मध्य प्रदेश चेंज होकर के राजस्थान हो गया, ये ध्यान करना है। सेकंड महाराष्ट्र, और थर्ड जो है वो मध्य प्रदेश। फूड ग्रेन हाईएस्ट, अगर फूड ग्रेन हाईएस्ट ओवरऑल देखें तो उत्तर प्रदेश में, शुगर केन उत्तर प्रदेश में, ग्राउंड नट्स मूंगफली वगैरह देखें तो गुजरात में, कॉटन सबसे ज़्यादा गुजरात में। पर कैपिटल राइस कितना है हमारा, तो 201 ग्राम पर डे पर कैपिटा का, राइट। व्हीट का देखें तो इतना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये जो था वो बेसिकली आपका इंटायर एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा था, इसको आप बार बार देखिएगा और आपके यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आगे आने वाली स्लाइड में और डिस्कस करूँगा कि एफसीआई जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोक्यूर कहाँ से करती है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आता है, तो ये नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मैं डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।